नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेखर अय्यर जी। आप डेक्कन हेरल्ड अखबार में पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं, साथ ही आप सीनियर एसोसिएट एडिटर रह चुके हैं हिंदुस्तान टाइम्स में। बहुत बहुत स्वागत है आपका शेखर अय्यर जी हमारे कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं केरल विधानसभा चुनावों में पर 140 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोट पड़ेंगे और 2 मई को नतीजे आएंगे। किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? क्या वापस, जिस तरह केरल में कहा जाता है कि सत्ता बार बार पलटती है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेंड है वो अपने आप को बदलने जा रहा है। शायद इस तरह के अनुमान आ रहे हैं कि एलडीएफ वापस सत्ता में आ सकती है। शेखर अय्यर जी, आपकी क्या राय है? पूर्णिमा जी, आपने सही कहा कि वहां पे एक ट्रेंड रहा है 1977 से कि वहां पे लोग एक पार्टी को रिपीट नहीं करते। वहां तो एक पार्टी नहीं होती है, वहां पे दो फ्रंट्स होते हैं। एक कांग्रेस के नेतृत्व पे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट या यूडीएफ, और दूसरी तरफ सीपीएम के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट या एलडीएफ। और इस यूडीएफ में आपको कांग्रेस के अलावा उसमें सबसे बड़ी पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग उस समय इंडिपेंडेंस के समय पाकिस्तान के लिए जो सारा पहलू किए थे, फिर एक भाग पाकिस्तान चला गया और एक भाग जो रह गया वो उसी का ज्यादातर असर केरला में ही है और किसी राज्य में नहीं है, और वो यूडीएफ में है। और उसके साथ एक केरला कांग्रेस करके एक पार्टी थी जो क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट करती है ज्यादा, लेकिन इस बार उस पार्टी में भी टूट आई है। एक यूनिट जो है, एक स्प्लिटर ग्रुप जो है, वो एलडीएफ में चली गई है। तो जब 2019 में देखिए, 2016 में अगर आप देखेंगे, 2016 में एलडीएफ को 91 सीट्स मिली थी 140 से, और यूडीएफ को केवल 47 मिला था। लेकिन 2019 में एक आश्चर्य हुआ कि जो केरल के जो 20 लोकसभा सीट है उसमें से 19 सीट पूरा यूडीएफ ने स्वीप कर गया। उसके बाद लगा कि 2021 में जब असेंबली चुनाव होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कांग्रेस लेड जो यूडीएफ फ्रंट है उनको जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन इस बीच में एक पंचायत और नगर निगम चुनाव हुआ 2020 में। उसमें बड़ा आश्चर्यजनक रिजल्ट हुआ, जिसमें जहां कांग्रेस अच्छी रिजल्ट परफॉर्मेंस करनी थी उस जगह पे हमने देखा एलडीएफ ने स्वीप कर गया। और जो तीसरा वहां फैक्टर है वो बीजेपी है, जिसका वोट लगातार 2016 में, जो 2016 विधानसभा चुनाव में जो 15% था, वो मतलब लोकल जो नगर निगम चुनाव और लोकल पंचायत चुनाव में जाके 16% बन गया, जाके अभी 19% की भी बात हो रही है। इसका मतलब यूडीएफ का जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो नहीं हुआ। बीजेपी का जो पहले जो 15% था वो बढ़ता गया, अब कह रहे हैं कि कई जगह पे 16% है, कहीं 19% है। और एलडीएफ की जो जीत हुई वहां पे लोकल सेल्फ इलेक्शंस में, नगर निगम चुनाव में, उससे लगा कि कुछ ऐसे करेक्शंस हुए लोकसभा चुनाव के बाद, इसीलिए एलडीएफ फिर वापस एक कमांडिंग पोजीशन में आ गई है। तो सवाल है कि क्या ऐसे क्या हुआ कि 2020 लोकसभा चुनाव और 21 अभी विधानसभा चुनाव के बीच में क्या क्या चीजें बदली है। सबसे बड़ी फैक्टर जो है, देखिए केरल में एक बड़ी चीज समझनी चाहिए, वहां की जो डेमोग्राफी है, वहां की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें आप देखेंगे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स 45% बनते हैं और हिंदू समाज है 55%। और उसमें भी अगर आप देखेंगे ज्यादातर, एक जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस की सपोर्ट केरला क्रिश्चियंस की तरफ से ज्यादा है, और कुछ अपर कास्ट हिंदू जैसे नायर से वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं लगातार ट्रेडिशनली। और एलडीएफ का ज्यादा सपोर्ट आता था एरवा कम्युनिटी, जो बैकवर्ड क्लास है वहां पे, ओबीसी है, और ज्यादातर वो हिंदू समाज का है। तो हम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, सीपीएम की बात हम सुनते हैं दिल्ली में या बंगाल में, लेकिन केरल में देखेंगे ज्यादातर सीपीएम की जो पॉलिसी रही है थोड़ा प्रो हिंदू रही है, यानी हिंदू इश्यूज की बात करना, हिंदू की इंटरेस्ट की बात करना, ये केरल में वामपंथी करते आते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट बेस जो है वो हिंदू बैकवर्ड क्लास है। लेकिन जब सबरीमला पे जजमेंट आया, जिस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला को अंदर जाने प्रवेश होनी चाहिए, उनकी सब पूरा अधिकार है,
उस समय वामपंथी सरकार ने एक अगर मतलब उन्होंने डिसाइड किया ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इंप्लीमेंट करना है। तो जब सरकार खुद आ गई, राज्य सरकार ने, उन्होंने तय कर लिया भाई हमें इसको एंटर करना है। जब वहां के लोकल सेंटिमेंट्स था कि ये एक तांत्रिक श्राइन है, एक तांत्रिक मंदिर है, यहाँ की तांत्रिक रिवाज होती है, क्योंकि वो उस पर बहस हुआ कि मंदिर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और केवल इस मंदिर में उस तरह की पाबंदी थी क्योंकि उनकी ट्रेडिशन ऐसा, क्योंकि केरल में एक दूसरा मंदिर है जहां मर्दों का प्रवेश वंचित है। तो इस तरफ जब डिबेट हो रहा था, कहीं ना कहीं वामपंथी एक कॉर्नर में आ गए जहां पे सबरीमला में अब वुमेन एक्टिविस्ट चलने लगे। देखिए श्रद्धालु नहीं गए, ऐसा कोई महिला श्रद्धालु नहीं गए, सरकार ने कुछ वुमेन एक्टिविस्ट को वहां प्रवेश करने के लिए फैसिलिटेट की, जिसकी वजह से सारा राज्य में एक आंदोलन हुआ, हिंदू संगठनों ने आंदोलन किया और वामपंथी सरकार को एक डिफेंसिव होना पड़ा। लेकिन कई केसेस दर्ज किए गए जिसका असर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फायदा उठाया। कांग्रेस के पास तो ऑलरेडी क्रिश्चियन वोट थी, ऑलरेडी मुस्लिम वोट मुस्लिम लीग देती है, तो ये जो हिंदू वोट था वो उसको विभाजन हुआ हिंदू वोट में, जो ट्रेडिशनली वामपंथी को जाता था वो यूडीएफ साइड आ गया। इसीलिए केरला लोकसभा चुनाव में हमने देखा 20 सीट से पूरा 19 ये ले ले। लेकिन उसके बाद पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रियलाइज किया कि काफी गलती हुई है। तो हमने देखा कि धीरे धीरे करके उनकी जो देवस्थान मंत्री है, यानी जो मंदिरों को देखभाल करने के लिए जो हिंदू बोर्ड है, एंडोमेंट बोर्ड है, उसकी जो मंत्री है सुरेंद्रन, वो माफी मांगने लगे। फिर जो सबरीमला उसकी रक्षा करने की, यानी उसकी जो ट्रेडिशन को रक्षा करने के लिए जो एक्टिविस्ट थे, उनके खिलाफ केसेस को विड्रॉ किया गया। एक प्रकार से एक रैपोर्चमेंट शुरू हुआ। और इतना तक अभी हमने सुना है कि सुरेंद्रन जो है देवस्थान मंत्री है, उन्होंने तो पूरा दुख प्रकट कर दिया जी। और जिस दुख ऐसे प्रकट किया कि सीपीएम की जो जनरल सेक्रेटरी है सीताराम येचुरी, वो भी आश्चर्य हो गया, भाई दुख क्यों प्रकट किया, हम तो महिला के अधिकार के पक्ष है, हम महिला एम्पावरमेंट के पक्ष है। लेकिन केरला में रिलीजियस पॉलिटिक्स, यानी ऑलरेडी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिक्स है जी। तो उस पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ कि अब सीपीएम डिफेंसिव होकर फिर अपनी करेक्टिव एक्शन ले ली, और बीजेपी को फायदा नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी ने हिंदू संगठन को समर्थन दिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर भी बीजेपी के लिए लगातार कई सालों से लगे हुए, लेकिन सीट के हिसाब से ज्यादा हासिल नहीं पा रहे, एक ही सीट हासिल किए पिछले बार। तो यही आज की परिस्थिति है। कांग्रेस के पास जो इनिशिएटिव था वो नहीं हुआ। दूसरी, कांग्रेस के सामने एक दिक्कत है कि आप देखिए, अभी तक हमने देखा है कि राहुल गांधी कैंपेन केरल में कई बार जा चुके हैं, लेकिन उनके कैंपेन इतनी एग्रेसिव नहीं है लेफ्ट प्रति। दूसरा, राहुल गांधी बंगाल नहीं जा रहे, क्योंकि बंगाल जाएंगे तो बंगाल में वामपंथी और कांग्रेस एक ही फ्रंट में उनके साथ, वो फुरफुरा जो श्राइन है उसके जो वहां के मौलाना अब्बास सिद्दीकी में उस फ्रंट में है। तो कांग्रेस की तरफ से तय किया है कि ज्यादा अभी राहुल गांधी बंगाल जाएंगे तो सवाल यहां होगा कि कांग्रेस किससे लड़ाई कर रही है। कांग्रेस वामपंथी से लड़ाई कर रही है, बीजेपी से कर रही है। इसीलिए कांग्रेस का कैंपेन हम देख रहे हैं कि केरल में जितना एग्रेसिव होना चाहिए नहीं हुआ। सो अगर बिग पिक्चर देखें कि जो आसानी से जीतनी चाहिए राज्य केरल, आज लगता है कि कांग्रेस के पास वो इनिशिएटिव नहीं है और पिनराई के पास है। इस केवल सबरीमला कारण नहीं है, उसके अलावा हमने देखा वहां पे बाढ़ आया, कई नेचुरल डिजास्टर्स हुए, जिसमें पिनराई विजयन की सरकार ने काफी अच्छी काम की। साथ में कोविड के बाद जो वहां पे हालत हुई, लोग बाहर से भी आ गए थे, गल्फ कंट्री से कई लोग वापस आ गए थे, वहां भी एक सेटिस्फैक्टरी काम हुआ, जिसके वजह से आज कोई बड़ा एंटी इनकम्बेंसी इश्यू पिनराई के खिलाफ नहीं है। और कांग्रेस के अंदर भी फैक्शनलिज्म बहुत बढ़ गया, क्योंकि नेता विपक्ष थे रमेश चन्नीतला, वो सोच रहे थे कि उन्हीं को प्रोजेक्ट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर। लेकिन जब आपके नगर निगम चुनाव के बाद रमेश चन्नीतला मतलब चन्नीतला नाम वो एक जगह का है, तो चन्नीतला में ही कांग्रेस जीत नहीं पाई। उसके बाद कांग्रेस के केंद्र नेतृत्व ने डिसाइड किया कि अब हमें कोई क्रिश्चियन नेता को लाना है, इसलिए उन्होंने वुमेन चैंडी को भी प्रोजेक्ट कर दिया साथ में। एक तरफ आप देख रहे हैं फैक्शनलिज्म है, जिस फैक्शनलिज्म को पीसी चाको जैसे नेता पूरा उसको हाईलाइट करके पार्टी छोड़ के चले गए एनसीपी में। तो एक प्रकार से कांग्रेस लगता है कि डिवाइडेड हाउस है, कुछ नहीं, जोश से नहीं लगी है, कोई स्ट्रैटेजी सामने नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ पिनराई विजयन ने भी काफी कैंडिडेट्स चेंज किए। उन्होंने एक नॉर्म ला दिए कि
कोई भी मंत्री हो या एमएलए हो जिन्होंने 2 टर्म किया हो उनको रिपीट नहीं करेंगे, कई नए चेहरे को ला दिए। और वो अलग बात है, अपने दामाद को भी खड़े किए हैं और 1-2 मंत्री हैं जिनको 3rd टर्म अलाउ किया है, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आइजैक थॉमस, उनको रिपीट नहीं किए। तो एक प्रकार से हम देखेंगे कि पहली बार सीपीएम की जो लड़ाई हो रही है केरल में, वो ठीक बीजेपी मोदी की लड़ाई जैसे ही है, जहां पे पर्सनालिटी बेस्ड है। तो पूरा सीपीएम का लीडरशिप पिनाराई पे है, और पिनाराई जो कर रहे हैं वहां पे, वो एक प्रकार से लगता है कि वो मोदी स्टाइल में कैंपेनिंग हो रहा है, उसने पर्सनालिटी पे हो रहा है। पूर्णिमा जी, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा भी अपना जोर लगा रही है, क्या वो भी अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब होगी? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनका फायदा बीजेपी उठाने की फिराक में है? देखिए, कांग्रेस का तो वहां पे जो एलिगेशन है कि सीपीएम और बीजेपी मिले हुए हैं कांग्रेस मुक्त केरल करने के लिए, ये उनकी कैंपेन में बोलते जा रहे हैं। और कभी कभी सीपीएम कह रहा है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं, लेकिन बात यह है कि बीजेपी की 15-16% या 19% जो भी रख लीजिए, अगर इस परसेंटेज इतनी मतलब पॉपुलैरिटी अगर है, अगर उनको पहले पिछले चुनाव में 1 ही सीट मिला था, उसमें 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, जो भी मिल जाए वो उनके लिए एडिशन होगा। और उनकी सोच जो है आगे है कि अगर कांग्रेस इस बार वापस नहीं आती और सीपीएम का सरकार फिर बन जाती है, फिर पिनराई रहते, तो सवाल आते विपक्ष में कौन उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे बंगाल में आज हुआ है, बंगाल में जैसे कांग्रेस और सीपीएम की जो हैसियत कम होती गई और उस वैक्यूम को बीजेपी ने कैप्चर किया, वैसे केरला में बीजेपी की जो लॉन्ग टर्म प्लान है कि अगर इस चुनाव में ठीक है 2 भी सीट मिल जाए, 1 से ज्यादा मिल जाए, तो वो सोचेंगे उनके लिए अचीवमेंट है। और आने वाले जो चुनाव यानी 2026 इलेक्शन, 26 इलेक्शन में वो सोचेंगे कि वो आगे विपक्ष की भूमिका और मेन ऑपोजिशन पार्टी बनेंगे। इस तरह की उनकी कैलकुलेशन है। पूर्णिमा जी, तो इस तरह से क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ की एंट्री के साथ केरल में क्या राजनीति धीरे धीरे त्रिकोणीय होने की ओर बढ़ रही है? और भाजपा का अगर उदय होता है तो नुकसान सबसे ज्यादा इससे किसको होगा? देखिए, दोनों पार्टी जो है बीजेपी और लेफ्ट, दोनों की एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, और बीच में है कांग्रेस। और कांग्रेस और लेफ्ट का यही था कि भाई कॉमन एनिमी हमारे लिए बीजेपी है। पहले भी यही पोजीशन था कि दिल्ली में दोस्ती और केरल में कुश्ती। अब और बंगाल में भी वैसी थी कि बंगाल में भी कुश्ती थी। अब केरला में, ये बंगाल में तो दोस्ती हो गई है। और ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के जितने जनरल सेक्रेटरीज है उसमें सीताराम येचुरी भी एक है, क्योंकि सीताराम येचुरी बहुत एडवाइस करते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, इसलिए तो लड़ाई जोर से नहीं हो रहा है केरला में। इस तरह की बातें होती है। लेकिन सवाल है, अगर कांग्रेस इस बार फिर वापस नहीं आती, इसका मतलब ऑपोजिशन स्पेस के अंदर एक प्रकार से एक सवाल पैदा होता है कि फिर कौन मुकाबला करेगा इनको, लेफ्ट को। और दूसरी बात, लेकिन दूसरी समाज जो क्रिश्चियन समाज जो है, क्रिश्चियन समाज के अंदर भी वो कभी वामपंथी को सपोर्ट नहीं करते। चर्च और वामपंथी पार्टी के बीच में हमेशा एक डिस्टर्ब रिलेशन रहा है। ये नहीं है कि वामपंथी के पार्टीज में क्रिश्चियंस नहीं है, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन ज्यादातर क्रिश्चियन और चर्च की सपोर्ट है, जितनी भी चर्चेस है वहां पे। और चर्चेस की बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, वो मैसेजेस देते हैं अपने ये में, संडे जो उनकी जो मासेस होते हैं उसमें वो मैसेज देते हैं कि ऐसे मैसेज देते हैं कि पार्टी को नेम नहीं करते, लेकिन बता देते हैं कि भाई किसको वोट करना है। तो ये मतलब अच्छी तो जैसे डेरा हम पंजाब में देखते हैं, हरियाणा में, तो इस तरह की चर्च की रोल रही है। लेकिन अभी क्रिश्चियन समुदाय के अंदर भी एक प्रकार से ये एक मैं कह सकता हूं एक चर्निंग हो रहा है, जिसमें वो सोचते भाई बीजेपी से हम दूर क्यों रहे। अब आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में 2 ग्रुप है, एक जैकोबाइट ग्रुप है, एक ऑर्थोडॉक्स ग्रुप है। और दोनों ग्रुप में काफी समय से एक लंबा लड़ाई चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, कुछ इनकी प्रॉपर्टी वो कब्जा कर लिए, उनके प्रॉपर्टी ये कब्जा कर लिए। बीच में दोनों ग्रुप प्रधानमंत्री से मिले कि आप इंटरव्यू करके हमारे सॉर्ट आउट कीजिए, और उसमें जैकोबाइट ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, और कुछ क्रिश्चियन नेता भी जो शामिल हुए हैं बीजेपी में। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भी क्रिश्चियन कम्युनिटी बीजेपी की ओर नहीं देखेगी। लेकिन आज की तारीख में
क्योंकि अब केरला कांग्रेस के, जैसे मैंने पहले बताया, एक टुकड़ा जो है वो आके लेफ्ट फ्रंट में आ गया है, तो वहां पे काफी चर्निंग्स हो रही है। और बीजेपी का कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा सर्वाइवल लड़ाई है, क्योंकि अगर साउथ में, केरल में जब चांस इजी विन जगह पे उनकी अगर तकलीफ इतनी हो रही है, अगर मान लीजिए केरल हार जाते हैं, इसका मतलब बेनिफिट डायरेक्टली बीजेपी को जाएगा लॉन्ग टर्म में। और सीपीएम के लिए इतना रहेगा कि वो केरल में जीत गए, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ दिए कि जो जी कभी हैट्रिक नहीं होता था, हैट्रिक हो गया है। तो और दूसरी बात अब मैं मुझे कहना चाहता हूं, ये देखिए वामपंथी का जो कैंपेन है, सीपीएम का ज्यादा कैंपेन कांग्रेस के खिलाफ यही है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से तो मिला हुआ है, वो तो अलायंस पार्टनर है, साथ में जमायत इस्लामी, उनकी एक पार्टी है वहां पे, वेलफेयर पार्टी, जो इंडियन जी यूनियन मुस्लिम लीग से भी कनेक्टेड है। तो वामपंथी जो है वो नेतागण अभी कांग्रेस को कह रहे भाई आप मुस्लिम कम्युनलिज्म को इनकरेज कर रहे हो, इस तरह के एलिगेशन आ रहा है कि बीजेपी तो, वामपंथी कहते हैं बीजेपी हिंदू कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, लेकिन आज की तारीख में सीपीएम नेता कांग्रेस को भी, भाई आपने जमीयत इस्लामी से भी आपने जुड़ा हुए हैं, आप वेलफेयर से जुड़े हुए, एसडीपीआई की मदद ले रहे, पीएफआई की मदद ले रहे। और पिनाराई विजयन ने क्या किया, देखिए मुस्लिम समुदाय ज्यादा है नॉर्थ केरला में, उन्होंने काफी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहे, क्योंकि मुस्लिम लीग को एक बार वामपंथियों ने कोशिश किया तोड़ने के लिए, एक इंडियन मुस्लिम लीग से एक टुकड़ा बनाता इंडियन नेशनल लीग, लेकिन वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसीलिए इस चुनाव में कम से कम 7-8 कैंडिडेट्स जो हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं जो नॉर्थ केरला में, जिनको वामपंथी बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे कई कॉम्बिनेशन परमिटेशन है, लेकिन बिग पिक्चर है कि पिनराई विजयन का कैंपेन बड़ा जबरदस्त है, और लगता है कि कहीं ना कहीं कि एक एडवांटेज पे आज की तारीख में सीपीएम है। जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका असर, अगर यूडीएफ हारता है कांग्रेस के नेतृत्व में, तो इसका सीधा असर राहुल गांधी पर भी पड़ेगा? उनको भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? उनकी भी जो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वापसी है वो भी सवालों के घेरे में आ सकती है। चाहे कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति की बात करें या खींचतान की बात करें, चाहे और मसले हों, लेकिन कांग्रेस के केरल में कमजोर पड़ने से राहुल गांधी के नेतृत्व पर कितना इसका असर आप देखते हैं? देखिए, जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अच्छी रिजल्ट आई थी, मतलब 20 से 19 आई, तब यही कहा गया कि राहुल गांधी का जो फैसला था कि अमेठी छोड़ के वायनाड से लड़ने का ये असर है, तो सारा क्रेडिट उस समय राहुल गांधी को दिया गया। अगर आज के तारीख में, अगर केरला जहां पे आपकी टर्न थी, कांग्रेस की टर्न थी सत्ता हासिल करने के लिए, अगर ना हासिल कर पाए और रिजल्ट्स थोड़ा बिलो द परफॉर्मेंस रहे, देखिए 19-20 का फर्क होता है तो तब भी चल जाएगा जी, लेकिन अगर यूडीएफ की अगर पिछले 91 से ज्यादा सीट मिल जाए और कुछ कांग्रेस की सीट अगर बीजेपी ले ले, क्योंकि देखिए वहां पे 140 है, तो वहां पे अगर आप 5-10 बीजेपी लेती है, 5 लेती है या 4 लेती है, जो भी लेती है, वो किससे जाता है, वामपंथी से जाता है या इनके से जाता है? लेकिन नेट रिजल्ट यही सवाल आएगा कि भाई राहुल गांधी का डिसीजन, अमेठी छोड़ने का डिसीजन अपने आप में यूपी कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि भाई मैदान छोड़ के क्यों गए राहुल गांधी। स्मृति ईरानी जीतने के बाद तो कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत होगी। अब प्रियंका गांधी लगे हुए हैं 2020 और अगर 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन केरल में क्योंकि वायनाड के ये एमपी है और लोकसभा के अच्छे रिजल्ट बाद नहीं हुआ, तो सवाल जरूर आएगा। और पीसी चैको जैसे नेता जो छोड़ के गए, जो माने जाते थे 10 जनपद के करीब है, एक गांधी माने जाते थे, वो भी तो एनसीपी में चले गए। तो बिल्कुल एक सवाल आएगा कि भाई केरल में कांग्रेस क्यों हारी। तो इस पे लिए तो राहुल गांधी के लिए बड़ा सवाल होगा ही ये, क्योंकि इससे अच्छा स्टेट नहीं है। देखिए दूसरा है पौंडीचेरी में नहीं लगता है, क्योंकि पौंडीचेरी में तो उन्होंने, कांग्रेस ने तो वी नारायण स्वामी को भी डंप कर दिया है जी। साउथ इंडिया में एक जगह पे आने का चांस था, एक जगह में सत्ता पे थे, वो पौंडीचेरी। लेकिन पुदुचेरी या पौंडीचेरी में वहां पे क्या हुआ है कि नारायण स्वामी के नेतृत्व में सरकार, अच्छा नारायण स्वामी भी ऐसे नेता थे दिल्ली से थोपे गए, वो पैराचूट करके लैंड किए जब वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं थे पिछले चुनाव में, लेकिन उनको बनाया गया क्योंकि वो अहमद पटेल के करीब थे, जनपद के करीब थे। उसके बाद जो जिस तरह की वहां पे शासन रहा है,
सो सारा जी। ब्लेम नारायण स्वामी पे आया, इसलिए इन्होंने इस बार कांग्रेस हाईकमांड ने तय कर दिया कि नारायण स्वामी को खड़ा नहीं किया है। तो आपके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पिछले सरकार के वो खड़े भी नहीं है, तो इसका मतलब पौंडीचेरी में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं होने वाला है। तो केवल एक बार तो केरल ही था। अगर केरल में आपके लिए इतनी दिक्कत हो रही है, तब सवाल आता है कि कांग्रेस कैसे इस क्राइसिस से ओवरकम करेगी। जी, और साथ ही अगर एलडीएफ जीतता है तो इसमें इसे कांग्रेस की हार कहा जाएगा या फिर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की जीत, और क्या उनका इससे हैसियत सीपीएम में कितनी बढ़ जाएगी अगर एलडीएफ जीतता है? देखिए, ये तो दोनों बातें होगी। पहली तो पिनराई विजयन की पूरी क्रेडिट जाएगी, और ये भी क्रेडिट होगा कि सीपीएम ने जो स्टाइल बदल के पार्टी से ज्यादा नेतृत्व पे जो फोकस किया है, पार्टी से ज्यादा नेता पे फोकस किया, जैसे बीजेपी है, क्योंकि हमेशा मोदी का कद पार्टी से ऊपर है और मोदी की वजह से बीजेपी को ट्रैक्शन मिलता है। वैसे ही पहली बार हम देखेंगे केरला में सीपीएम के पार्टी तो है ही, पार्टी की मिशनरी है ही, पार्टी का एक फ्रंट भी है, लेकिन पूरा क्रेडिट जाएगा पिनराई विजयन को। और जब पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ बड़े एलिगेशन हुए, जैसे अभी गोल्ड स्मगलिंग केस, जिसमें एक स्वप्न सुरेश करके एक महिला की जो कनेक्शन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से कई ऑफिसर्स के साथ भी कनेक्ट हुए, गोल्ड स्मगलिंग केस को लेकर काफी चर्चा हुआ। वैसे ही एक ड्रग स्कैंडल में तो सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी कोड़ेरी बालकृष्णन, उन्होंने तो पद इस्तीफा दे दिए अभी नवंबर की घटना। तो ये सब की बावजूद, इस एलिगेशंस की बावजूद, अगर पिनराई विजयन दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं और सीपीएम फिर सत्ता पे आती है, इसका मतलब है कोई बड़ा एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा। ये सारे जो एलिगेशन, जो अभियोग थे करप्शन की, रेगुलरिटीज की, वो भी तो निराश हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक मैंडेट दिया है। तो एक तरफ से वो होगा, लेकिन उससे ज्यादा फोकस पिनराई विजयन की जीत की फोकस के बाद कांग्रेस के अंदरूनी जो मामला है, ग्रुप ऑफ 23 जो बार बार सवाल खड़े थे, ये सारी चीजें मुझे लगता है राहुल गांधी के सामने एक दूसरा क्राइसिस बिल्कुल खड़ा होगा। जी बिल्कुल, राहुल गांधी के सामने एक दूसरा क्राइसिस खड़ा होगा, लेकिन एक तरफ बीजेपी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स देख रही है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो केरल बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिहाज से, बीजेपी जिस तरह दक्षिण में अपने पैर पसार रही है, तो उस लिहाज से केरल कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए? देखिए, केरला में बहुत समय से बीजेपी कसरत कर रही है, क्योंकि वहां पे आरएसएस का अच्छा नेटवर्क है, आज काफी सालों से काम किया, लेकिन जीत हासिल नहीं पाई, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वहां की जनसंख्या की जो स्ट्रक्चर है, जहाँ हिंदूज की 55% है, बाकी 45% मुस्लिम्स और हिंदूज है, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस है। क्रिश्चियंस के लिए केरला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को ही मानते हैं अपने पार्टी, मानते आए हैं अभी तक। और हिंदू समाज में बंटवा था, क्योंकि हिंदू समाज के ज्यादातर ओबीसी जो एरेवा कम्युनिटी है, वो सीपीएम को सपोर्ट कर रहे थे। नायर जो है वो कुछ लोग सीपीएम और ज्यादातर लोग कांग्रेस को। तो उसमें अगर बीजेपी किसी स्पेस बन के फिर हिंदू समाज को अपने पीछे इकट्ठे कर पा रही है और पाएगी, तब इसका मतलब होगा कि आने वाले दिनों में केरल में सरकार बननी तो और समय लग सकता है, लेकिन बिल्कुल उनकी जो एफर्ट्स है, वो उनको लगेगा कि हम ठीक है, हमारी जो अभी फसल आना शुरू हुआ है, जिसको आप इकोनॉमिक स्टूडेंट है तो आप कहेंगे ग्रीन शूट्स, उनके लिए ग्रीन शूट्स होगा, हरियाली की थोड़ा नजर आएगी, लेकिन काफी लंबा कसरत होगा। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम के जैसे देखिए, केरला पॉलिटिक्स में फैक्शनलिज्म हर पार्टी में रही है, सीपीएम में रही है, कांग्रेस में रही है, और ये प्रॉब्लम बीजेपी में भी है। इस बार भी टिकट को लेकर काफी ये हुआ है, मतलब ये एलिगेशन बीजेपी की तरफ, कुछ नेता ने बीजेपी की तरफ जिनको टिकट नहीं मिले, उन्होंने कहा है कि भाई लगता है कि बीजेपी के स्टेट नेतृत्व और सीपीएम ने कुछ अंडरस्टैंडिंग कर ली कि कई जगह पे सीपीएम के खिलाफ वीक कैंडिडेट दे दिए, और उन्होंने भी इनको कई जगह पे ऑब्लाइज किया। इस तरह की बातें हमें पता नहीं है कितनी वास्तविकता क्या है, जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा, लेकिन ये बात भी थी। सो बीजेपी के लिए कुछ भी मिल जाए, 1+ जितना भी हो, मैं मानता हूं उनके लिए एक एडिशन ही है, कोई नुकसान नहीं है। और आगे पॉजिटिव एक मैसेज जाएगा कि हो सकता है कि आने वाले 5 साल में अपने आप को एक विकल्प के रूप में, यानी वामपंथी के विकल्प के रूप में बीजेपी सामने आ सकती है। जी, तो कई बड़े बदलाव केरला की राजनीति में दिख सकते हैं। फिर देखना होगा जब 6 अप्रैल को वोट पड़ते हैं और उसके बाद जब नतीजे आते हैं 2 मई को, तो
बहुत बहुत शुक्रिया शेखर अय्यर जी, विस्तार से केरला विधानसभा चुनावों पर चर्चा करने के लिए। इसके कई और भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस विस्तार से इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।